अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को आपने खूब इंजॉय किया होगा जो कि कॉलेज की तरफ से दी गई थी। आज हमारा दोबारा ऑनलाइन सेशन का आगाज़ हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर जहाँ तक हमने छोड़ा था अब हम नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करूं तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था सारा। उसमें एक मेटेलिक चैम्बर था, 2 इलेक्ट्रोड से एनोड कैथोड, उसके अलावा एटमाइज़र था एंड एक्सरेज सोर्स लगाया हुआ था, माइक्रोस्कोप थी जिसे हम सस्पेंडेड पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे थे। और हमने ये एंड में पढ़ा था कि मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू जो बताई थी 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10 टू माइनस 19 कूलम बताई थी, जो कि एक्चुअल वैल्यू थी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू माइनस 19 कूलम के बराबर एक्चुअल थी। तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही थी। ठीक है, उसके बाद हमने मैस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह को थोड़ा सा कंपैरिजन किया था। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हम इसको कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरी को पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी, फिर हम चले गए थे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। अब टोटल एक्सपेरिमेंट क्या था उसको ज़रा एक दफ़ा आप समराइज कर लेंगे। हम एक पोलोनियम की सरफेस ली थी। याद करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर हमने चैडविक का वर्क जो कि उसने 1932 के अंदर किया था, मैंने आपको बताया था कि उसने अल्फा सोर्स जो यूज़ किया था वो क्या था, पोलोनियम की शीट थी। ठीक है, तो पोलोनियम से वो क्या कर रहा था, हीलियम पार्टिकल्स को मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करवा रहा था और वो बम्बार्ड करवा रहा था बेरिलियम पे। बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पोलोनियम की सरफेस यूज की जो कि डबल फॉर्म ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई थे। ये उसने गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी। गोल्ड की फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और यहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था जिंक सल्फेट का। ठीक है, 3 चीज़ें, पोलोनियम, उसके बाद गोल्ड फॉइल और उसके बाद यहाँ लगा हुआ था डिटेक्टर। डिटेक्टर जो था वो जिंक सल्फेट से बना हुआ था। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई फ्रॉम पोलोनियम तो क्या होगा, उसने ऑब्जर्वेशन देखी, उसने 3 चीज़ें देखी। एक, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड रहे मतलब कि यहाँ से क्रॉस कर गए। सम आर डिफ्लेक्टेड एंड सम आर बाउंस बैक। ठीक है बेटा, 3 काम हुए। उसने क्या किया, डबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई, हीलियम के न्यूक्लियाई यूज किए थे जो कि सोर्स किसके थे, सोर्स एज अ सोर्स पोलोनियम की सरफेस से उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। अब गोल्ड की फॉइल के बाद एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था जो कि जिंक सल्फेट का बना हुआ था। अब 3 ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की गई। एक, सम अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कुछ मतलब क्रॉस कर गए गोल्ड फॉइल को। सम आर अनडिफ्लेक्टेड, कुछ क्रॉस नहीं किए। एंड सम आर बाउंस बैक मतलब वापस आ गए। ये देखें आप, ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं ये असल में क्या है, अल्फा पार्टिकल्स जो क्रॉस कर गए मतलब अनडिफ्लेक्टेड थे। सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और सम आर बाउंस बैक। ये देखेंगे बाउंस बैक हुए। अब ये बाउंस बैक की रीजन क्या थी बेटा, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई हैं मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, जब ये एक न्यूक्लियस पे लगेंगे तो क्या होंगे, ये बाउंस बैक हो जाएंगे। आगे हम इसका रिजल्ट भी पढ़ेंगे। अब इससे हमें 3 कंक्लूजन्स निकले। 1, कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे मतलब जो क्रॉस कर गए। इसका मतलब था कि एटम के अंदर क्या था, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद थे। वो जो एम्प्टी स्पेसेस थे उन्होंने ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको क्रॉस करने दिया। दूसरे जो थे जो बाउंस बैक हो गए उसकी क्या रीजन थी, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई हैं। जब ये न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्ड होंगे तो क्या होंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे मतलब वापस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे,
क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये बाउंस बैक हो गए। तो ये दो रिजल्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं इस टॉपिक का, तो इसके अंदर तीन बातें हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है कि 1911 के अंदर लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट अब क्या था, पोलोनियम की मेटल सरफेस यूज की, जो सोर्स था हीलियम डबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई का, जो कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। इसने ये गोल्ड फॉइल पे जिसकी थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर थी उस पर बम्बार्ड करवाया। जब बम्बार्ड करवाएंगे और साथ ही एक जिंक सल्फेट की मेटल फॉइल मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। अब कुछ जो अल्फा रेस थी वो तो स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएंगे, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन अनडिफ्लेक्टेड रहे, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं जिसने अल्फा पार्टिकल्स को गुजरने दिया। अब सम अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक, मतलब वापस आ जाएंगे। उसकी रीजन क्या थी कि यहाँ पर कोई ना कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है जो कि न्यूक्लियस है, वो इसको बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इसके बाद उसने कुछ पास्टुलेट्स पेश किए। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं तो वो क्या थे, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसने एक प्लैनेटरी मॉडल पेश किया था। अब प्लैनेटरी मॉडल होता क्या है, प्लैनेटरी का लफ्ज प्लैनेट से निकला है। आपको पता है कि सन जो है, सन के इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो उसने कहा कि सन एज अ न्यूक्लियस है और जो ऑर्बिट्स हैं जो जिनके अंदर प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मतलब कि राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा इसने पास्टुलेट ये दिया था कि ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अब ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रल हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बराबर है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी बराबर है। इसका मतलब जब बराबर होंगे तभी न्यूट्रल होगा। तो ये इसके पास्टुलेट्स थे। इसके बाद इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जब ये कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, मैंने आपको एक मैकेनिज्म बनाया था एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है। जब रिलीज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस करता है और अपने नीचे वाले लोअर ऑर्बिट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस तरह अगर ये कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब एवॉल्व करता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो ये सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट था, ठीक है। अब आ जाए जरा सा इसके ऊपर। In 1911, Lord Rutherford performed a classic experiment. He studied the scattering of high-speed alpha particles. अब देखें, पोलोनियम का सोर्स यूज किया और वहां से क्या निकले, हीलियम के डबल न्यूक्लियाई निकले जो कि अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है, which were emitted from a radioactive metal, रेडियम और पोलोनियम। तो आपको मैंने बताया कि सोर्स क्या था, रेडियम था या फिर पोलोनियम। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड, यहाँ पर आप हेडिंग भी लगा सकते हैं वर्किंग की। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड ऑन टू अ गोल्ड फॉइल ऑफ, अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स को किस पे बम्बार्ड करवाया, गोल्ड फॉइल पे। उसकी थिकनेस क्या, 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस एज टारगेट थ्रू द पिन होल, ठीक है। उसके बाद अ फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फेट वाज यूज्ड एज अ डिटेक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा, डिटेक्टर किसका होगा, जिंक सल्फेट का, ठीक है। वेयर एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन फ्लैशेस। अब होगा क्या, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जो अनडिफ्लेक्टेड थे वो स्ट्रेट लाइन में जाके जिंक सल्फेट पे स्ट्राइक करेगा। जब जिंक सल्फेट पे स्ट्राइक करेगा तो होगा क्या, वहां पर फ्लोरेसेंस या फिर फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी। तो यही लिखा हुआ, फ्लैशेस ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। और कुछ जो होंगे, मतलब ये जो आपको नजर आया था फ्लोरेसेंस, वो क्यों हुआ था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट लाइन में मूव किए और जिंक सल्फेट पे स्ट्राइक किया। जब जिंक सल्फेट पे स्ट्राइक करेंगे तो वहां फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। और ये कौन से अल्फा पार्टिकल्स थे जो अनडिफ्लेक्टेड रहे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं किया। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्जर एंगल एंड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। अब कुछ तो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए। रदरफोर्ड प्रपोज्ड दैट the rebounding particles must have collided with the central heavy portion of the atom which has a nucleus। अब देखें, बात को जरा समझिएगा। रदरफोर्ड ने, अब ये जो दो लाइनें आप इन पे कंक्लूजन की हेडिंग भी दे सकते हैं। अब ये क्या था, हम जो अल्फा पार्टिकल्स यूज कर रहे थे वो डबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई थे हीलियम के, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब जैसे ही वो जाके अटैक करेंगे
सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, अटैक करेंगे तो होगा क्या, रिपल्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो होगा क्या, ये बाउंस बैक हो जाएंगे। तो इसने कहा कि अंदर जो सेंट्रल हैवी पोर्शन है जिसकी वजह से बाउंस बैक हो रही हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या है, न्यूक्लियस है। On the basis of these experiments observation, Rutherford proposed the planetary model। यहाँ आप हेडिंग लगा सकते हैं planetary model and postulates of Bohr's atomic model। तो अब planetary model क्या था? planetary model ये था कि आपको मैंने बताया कि सन है, सन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, ठीक है। तो यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही है कि दरमियान में न्यूक्लियस है और साइड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक यहाँ पे दिया, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। In Rutherford model for the structure of an atom, the outer electrons could not be stationary। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो स्टेशनरी नहीं होते, मतलब कि मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं। इफ दे आर ग्रेजुअली बी अट्रैक्टेड द न्यूक्लियस टिल दे अल्टीमेटली फॉल इनटू इट। अब ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब वो मूव करते रहते हैं और एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं। जब एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करेंगे तो एक वक्त आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे, और वो मैंने आपको बताया डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है जब एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर टू हैव अ स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज्ड टू बी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स। द न्यूक्लियर एटम ऑफ रदरफोर्ड वाज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था ये एक मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ एक अच्छा कदम था। क्यों? क्योंकि इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस दिया था, बट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनएक्सप्लेन इन द एटम। अब इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कोई क्लियर नहीं किया था। लाइक उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। अगर एनर्जी रिलीज करता है तो फिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि वो तो एक वक्त आएगा जब एनर्जी रिलीज करेगा, वो एक वक्त आएगा वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। Rutherford planet-like picture was electron defective and unsatisfactory because the moving electrons must be accelerated towards the nucleus। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये जो अब हेडिंग्स आ रही हैं सारी ड्रॉबैक्स हैं। Therefore the radius of the orbiting electron becomes smaller and smaller and the electrons should fall into the nucleus। Thus an atomic structure as proposed by Rutherford would collapse। अब होगा क्या, ये देखें, इस बात को जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये देखें लॉस ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। जब ये लॉस कर रहा है तो एक वक्त आएगा ये न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और थर्ड ड्रॉबैक भी लिख लीजिएगा, वो ये होता है कि रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो कर रहा होता है, हालांकि ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी को रिलीज करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहे होते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज करते हैं तो इसका तो मतलब है कि एक वक्त आएगा ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।